Good evening, students. So, this is our lecture number 70 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 18 का जो पार्ट ए है उसको कंक्लूड कर दिया था, विच इज़ बेसिकली फॉर्म ऑफ चार्जेस. ठीक है, ये आपका शुरू होता है सेक्शन 234 से एंड इट लास्ट टिल सेक्शन 240. आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी जॉइंडर ऑफ चार्जेस. ठीक है, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 241 से लेकर 243 तक. एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फॉर्म ऑफ चार्जेस में क्या क्या पढ़ा था. सबसे पहले हमने सेक्शन 234 को डिस्कस किया था, जो कि क्या बताता है कि जब आप चार्ज को फ्रेम करोगे तो चार्ज को फ्रेम करते हुए आपको वो क्रिमिनल लॉ मेंशन करना है. ठीक है, और साथ ही साथ उस क्रिमिनल लॉ के अंदर जो पनिशेबल सेक्शन है उसको मेंशन करना है. उसके बाद हमने सेक्शन 235 में ये पढ़ा था कि आपको प्लेस, टाइम एंड विक्टिम, इनकी इंफॉर्मेशन भी आपको चार्ज में देनी पड़ेगी. ठीक है, फिर हमने सेक्शन 236 किया था विच इज मैनर. ठीक है, कि आपको मैनर भी बताना पड़ेगा. अगर मान लीजिए आप सेक्शन 234 और 235 पे रिलाई करके एक्यूज्ड को प्रॉपर नोटिस नहीं दे पाते हैं उसके एक्यूजेशन का, मतलब उसके अगेंस्ट में क्या एक्यूजेशन लगा है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो आपको मैनर भी बताना पड़ेगा कि उसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस किस मैनर में कमिट किया है. फिर हमने सेक्शन 237 को रेफर किया था, जो क्या बताता है, विच इट बेसिकली रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन. कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस है, उसको डिफरेंट लॉज में एक ऑफेंस की तरह दिखाया गया है. अब डिफरेंट लॉज में उस ऑफेंस का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है, तो आप जिस भी लॉ को अप्लाई कर रहे हो, जिस भी पनिशेबल सेक्शन को अप्लाई कर रहे हो, आप सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करोगे, आप किसी और लॉ को रेफर नहीं करोगे. फिर हमने सेक्शन 238 किया था विच रिलेट्स टू एरर इन कंटेंट ऑफ चार्जेस. ठीक है, हमने इसमें क्या समझा था कि जब चार्जेस को फ्रेम किया जा रहा है और चार्जेस को फ्रेम करते हुए आपने कोई एरर कॉज कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने पनिशेबल सेक्शन मेंशन नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया था कि आपको मैनर बताना है कि किस मैनर में वो ऑफेंस कमिट हुआ है, आपने वो नहीं बताया. ठीक है, अब इस एरर किस प्रकार के हो सकते हैं, या तो ओमिशन हो सकता है. ठीक है, एरर या फिर ओमिशन हो सकता है. सेक्शन 238 में या तो किसी प्रकार का आपने एरर कॉज कर दिया, आपने कुछ गलत चीज़ लिख दिया, या फिर आपने ओमिट कर दिया, मतलब आपको कोई चीज़ लिखनी थी बट आपने वो चीज़ लिखी ही नहीं. तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हाँ यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर द ट्रायल विल बी विशिएटेड. जो ट्रायल है उसको एन्यूल किया जा सकता है इफ इट इज़ फाउंड कि इस एरर की वजह से जो एक्यूज्ड है ही वॉज प्रेजुडिस्ड. ठीक है, मतलब बेसिकली अगर एरर मटीरियल इन नेचर है तो यहां पर ट्रायल को विशिएट किया जा सकता है और एक न्यू ट्रायल ऑर्डर किया जा सकता है. लेकिन अगर उस एरर से एक्यूज्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो वहां पर हम लोग ट्रायल को वहीं से कंटिन्यू कर देंगे. फिर आते हैं सेक्शन 239 पे विच रिलेट्स टू ऑल्टरेशन और एडिशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, अब हाँ, ऑल्टरेशन और एडिशन ऑफ चार्जेस. अब जो सेक्शन 239 है इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 238. मतलब कोर्ट जजमेंट देने से पहले किसी भी चार्ज को ऑल्टर कर सकती है या फिर कुछ नए चार्जेस को ऐड कर सकती है. अब सेक्शन 239 इसके रिगार्डिंग ये भी कहता है कि अगर ऑल्टरेशन या फिर एडिशन से जो डिफेंस है और जो प्रोसिक्यूशन है उनको किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पहुंचता है तो वहां पर ट्रायल को कंटिन्यू कर दिया जाएगा. लेकिन अगर ऑल्टरेशन या फिर एडिशन से किसी प्रकार का प्रेजुडिस कॉज होता है तो वहां पर या तो ट्रायल को हम रद्द कर देंगे, उसको विशिएट कर देंगे, या फिर हम एडजर्न कर देंगे. ठीक है, 239 क्लियर है आपको. फिर सेक्शन 240 को हमने रेफर किया था कि अगर एडिशन या फिर ऑल्टरेशन हुआ है तो वहां पर जिन विटनेसेस को पहले ही एग्जामिन कर लिया गया था उनका री एग्जामिनेशन हो सकता है. एंड अलॉन्ग विद दैट री एग्जामिनेशन के साथ साथ न्यू विटनेसेस को भी कॉल अपॉन किया जा सकता है. लेकिन जो ये दोनों चीजें आप कर रहे हो इसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए पहले. विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप ना ही री एग्जामिनेशन कर सकते हो, ना ही नए विटनेसेस को बुला सकते हो. अब जब हमने सेक्शन 238 पढ़ा था तो इसके साथ में हमने करस्पॉन्डिंग प्रोविजन पढ़ा था सेक्शन 510. सेक्शन 510 किस रिगार्डिंग बात करता है, इफ देयर इज अ एरर इन प्रोसीजर. ठीक है,
सेक्शन 238 जो है वो कंटेंट में अगर आपने कोई एरर कॉज किया तो उसके प्रोसीजर को गवर्न करता है। लेकिन 510 जो है वो ये बताता है कि मान लीजिए आपको हमने बताया कि चार्ज प्रोसीडिंग कैसे होगी, उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। अब जो वो चारों स्टेजेस थे उसमें आपने किसी प्रकार का एरर कॉज कर दिया, आपने मतलब क्या किया, चार्जेस को फ्रेम ही नहीं किया, ठीक है, या फिर आपको कहा गया था कि आपको एक्यूज के सिग्नेचर लेने हैं और उन चार्जेस को रीड ओवर करना है उसके सामने, आपने वो नहीं किया, तो अगर उससे किसी प्रकार का मटेरियल इम्पैक्ट पड़ता है एक्यूज के ऊपर तो अगेन द ट्रायल विल बी विशिएटेड, या फिर अगर किसी प्रकार का मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पर ट्रायल को हम वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने जब सेक्शन 240 पढ़ा था तो इसका एक रिलेटेबल प्रोविजन था सेक्शन 344, ठीक है। 344 आपको याद है ना, ये जनरल पावर है कोर्ट की किसी भी विटनेस को कॉल अपॉन करने की। लेकिन सेक्शन 240 के अंदर अगर आप किसी विटनेस का री एग्जामिनेशन कर रहे हो या फिर नए विटनेसेस को ट्रायल के दौरान बुला रहे हो तो वो सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आपने चार्जेस में किसी प्रकार की ऑल्टरेशन या फिर एडिशन की हो। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे जॉइंडर ऑफ चार्जेस। अब जॉइंडर ऑफ चार्जेस को शुरू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस का पर्पस क्या होता है। अब सपोज जो एक्यूज्ड है, ठीक है, उसने मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए हैं। अब मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट करने की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि उसको उसके अगेंस्ट से मल्टीपल ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब जो मल्टीपल ट्रायल हो रहे हैं हर ट्रायल में उसको अपनी प्रेजेंस को भी इंश्योर करना पड़ रहा है। आप सोचिए, मान लीजिए जनवरी में उसका ट्रायल शुरू हुआ है, 1 तारीख को किसी ऑफेंस के लिए जाना पड़ा, 2 तारीख को किसी और ऑफेंस के लिए जाना पड़ा, ठीक है। एक दिन ऐसा हो गया कि दोनों ही ऑफेंसेस की जो डेट है वो क्लैश कर गई, तो ऐसे सिचुएशंस खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमने यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया है कि जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में चार्जेस को फ्रेम किया गया है जिनके लिए सेपरेटली ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, उन सारे के सारे चार्जेस को साथ में लाके एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट करें, ठीक है। यही सेक्शन 241 भी कहता है। आइए समझते हैं इसको। 241 सबसेक्शन 1, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज्ड देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। अब सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 जनरल रूल देता है हमको कि हर डिस्टिंक्ट चार्ज के लिए, हर डिफरेंट चार्ज के लिए देयर विल बी अ सेपरेट ट्रायल। दिस इज द जनरल रूल, ठीक है। अब प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्यूज्ड पर्सन by an application in writing so desires and the magistrate is of opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such person। अब देखिए प्रोवाइजो क्या होता है, प्रोवाइजो एक एक्सेप्शन होता है। तो जनरल रूल क्या कहता है कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट चार्ज देयर विल बी अ सेपरेट ट्रायल। लेकिन अब एक्यूज जो है उसको हमने एक यहां पर प्रिविलेज दिया है कि वो मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मेरे जो डिस्टिंक्ट चार्जेस हैं उनको सेपरेटली ट्राई करने के बजाय एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट किया जाए। अब जब ये एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो मैजिस्ट्रेट जो पहला काम करेंगे वो ये करेंगे, वो चेक करेंगे कि अगर सारे चार्जेस का जो ट्रायल है उनको कंबाइन कर दिया जाए, सिंगल ट्रायल कंडक्ट किया जाए, तो इसकी वजह से प्रेजुडिस को किसी प्रकार का इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है ना, किसी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है ना। और अगेन अगर किसी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं भी पड़ता है तब भी यहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, ठीक है। कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि सारे चार्जेस जो हैं उनको साथ में लाके एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट कर भी सकता है कोर्ट। और अगर वो इस ओपिनियन पे है कि इवन दो एक्यूज जो है वो किसी भी प्रकार से प्रेजुडिस नहीं हो रहा है सिंगल ट्रायल कंडक्ट करने में, लेकिन कोर्ट का ये ओपिनियन है कि नहीं, सारे चार्जेस के लिए डिफरेंट ट्रायल ही किया जाए, तो कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है। क्लियर है आपको? अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 एक सेविंग क्लॉज है। नथिंग जहां पे भी आपको लिखा हो मिले ना, नथिंग जो है वो इंडिकेट करता है दैट द पर्टिकुलर प्रोविजन इज अ सेविंग क्लॉज। ये सेव कर रहा है इन सेक्शंस की पावर को, ठीक है। तो यहां पे कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 242, 243, 244 एंड 246। मतलब कि जो 242, 243, 244 एंड 246 में जो बातें लिखी गई हैं उसके ऊपर सेक्शन 241 का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन पे आते हैं। ए is accused of a theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion, A must be separately charged and separately tried for the theft and causing grievous hurt। अब बताइए सेक्शन 241 जो है वो इसके रिगार्डिंग बात करता है कि जो मल्टीपल ऑफेंसेस है उनका सिंगल ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। बट यहां पे इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन कहता है कि ए ने मल्टीपल ऑफेंस तो कमिट किए हैं, पर पहले ए ने थेफ्ट कमिट किया,
ठीक है, ऑन एन अकेजन उसने थेफ्ट कमिट किया, फिर ऑन ए डिफरेंट अकेजन उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, ठीक है, फिर उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। तो यहां पर हमने क्या डायरेक्शन दिया है कोर्ट को कि इन दोनों ऑफेंसेस को आप सेपरेटली ट्राई करो, ठीक है। यहां पर आप इन चार्जेस को साथ में लाके एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट नहीं करिए, इन दोनों ही ऑफेंसेस को आप सेपरेट ट्राई करिए। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन ये है कि ये जो दोनों ऑफेंसेस हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, वो सेम नेचर के नहीं है, वो डिफरेंट नेचर के ऑफेंसेस हैं, ठीक है। अगर ऑफेंसेस डिफरेंट नेचर के होंगे और आप उनका अगर एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट करोगे तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वो डिफरेंट नेचर के ऑफेंसेस के जो एविडेंसेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वहां पर एक्यूज जो है वो प्रेजुडिस हो सकता है कि मतलब मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट के जो एविडेंसेस थे वो थेफ्ट में दे दिए, जो थेफ्ट के एविडेंसेस थे वो ग्रीवियस हर्ट में दे दिए। तो ऐसी सिचुएशन हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो, इसीलिए हमने आपको ये डायरेक्शन दिया है कि अगर ऑफेंसेस जो हैं वो डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट काइंड के हैं और डिफरेंट अकेजन्स पे कमिट किए गए हैं तो उनका जो ट्रायल होगा वो साथ में कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब 242 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 242, ध्यान समझिएगा इसको। When a person is accused of more offenses than one of the same kind committed within the space of 12 months from the first to the last of such offenses, whether in respect of the same person or not, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 5। मैं समझाता हूँ इसको, एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब समझते हैं बेसिकली सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 क्या बात करना चाहता है, ठीक है। सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि मान लो एक्यूज ने मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए, लेकिन जो मल्टीपल ऑफेंसेस है ना वो सेम नेचर के, वो सेम काइंड के हैं, भले ही वहां पे विक्टिम जो है वो डिफरेंट है, डजेंट मैटर, लेकिन जो ऑफेंसेस उसने कमिट किए हैं वो सेम नेचर के हैं, सेम काइंड के हैं, ठीक है। तो वहां पर हम उनका जो ट्रायल है उसको साथ में कंडक्ट कर सकते हैं। समझाता हूं मैं आपको इसमें बेसिकली क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्यूज ने जनवरी 2024 को सबसे पहली चोरी की, ठीक है, फिर उसने अगेन मार्च 2024 में चोरी की, फिर उसने जुलाई में चोरी की, फिर उसने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन सारे अकेजन्स पर उसने चोरी की, थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। ध्यान समझिएगा इस चीज को, एग्जांपल को। तो सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 ये कहता है, अब देखिए जो सारे के सारे ऑफेंसेस हैं ये क्या है, ये सेम काइंड के हैं, ठीक है, ये सेम काइंड के ऑफेंसेस है, सेम नेचर के ऑफेंसेस है, मतलब थेफ्ट है, ऑब्वियस सी बात है, उसने डिफरेंट ओकेजन पे थेफ्ट का ही ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस क्या है, सेम काइंड के ऑफेंसेस हैं। अब ध्यान समझिएगा इस चीज में ये क्या कहना चाहता है। अब सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो ऑफेंस जनवरी से लेके अक्टूबर तक कमिट किया गया विद इन द स्पेस ऑफ कितना, 1 2 3 4 5, एक सेकंड, जनवरी टू अक्टूबर, दैट विल बी 9 मंथ्स, ठीक है, या फिर एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है, ये जो विद इन 9 मंथ्स है, ठीक है, उसने मैक्सिमम जो ऑफेंसेस कमिट किए हैं ये किए हैं 5, तो इनका जो ट्रायल है वो साथ में कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नवंबर के भी ऑफेंसेस को, नवंबर के भी जो थेफ्ट का ऑफेंस था उसको ऐड कर देते हैं तो जो नंबर था ऑफेंसेस का वो इंक्रीज हो जाएगा 6 पे। तो सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 इसको प्रोहिबिट करता है। मैं इसको और अच्छे समझाता हूं, रुकिए, वेट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, ये हो गया जैन, ये हो गया मार्च, ये हो गया सितंबर, ये हो गया दिसंबर, ये हो गया अगेन जैन एंड ये हो गया फरवरी, ठीक है। तो सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एक्यूज ने अगर सेम काइंड का ऑफेंस कमिट किया है विद इन द टाइम स्पान ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, सेम नेचर का, सेम काइंड का ऑफेंस उसने कमिट किया है विद इन द टाइम स्पान ऑफ 12 मंथ्स, इट डजेंट मैटर कि सेम विक्टिम के अगेंस्ट में हुआ है कि नहीं, विक्टिम कैन बी डिफरेंट, यहां पे कोई इशू नहीं है इसके रिगार्डिंग, विक्टिम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन है वहां पर वो ये है कि पहले तो ऑफेंस जो है वो सेम काइंड का होना चाहिए, विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स में कमिट किया होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो नंबर ऑफ ऑफेंसेस है दैट शुड नॉट एक्सीड 5,
5 से ज़्यादा उसका नंबर एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो जो चार्जेस हैं आप उसको कंबाइन कर सकते हो और एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट कर सकते हो। मतलब कि जो जनवरी से लेके जनवरी तक के ऑफेंसेस हैं, ठीक है, इनको आप साथ में कंबाइन करके एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट कर सकते हो रादर देन सारे ऑफेंसेस का एक सेपरेट ट्रायल कंडक्ट करने के। अब ये जो फरवरी वाला ऑफेंस है, क्या इसको इसमें साथ में डाल सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? पहले तो ये 12 महीने का जो टाइम स्पान है उसमें आता नहीं है। दूसरा चीज हमने कहा है कि जो मैक्सिमम ऑफेंसेस साथ में कंबाइन करके सिंगल ट्रायल कंडक्ट कर सकते हो वो होंगे 5, ठीक है। अब ये छठवां हो गया, तो क्या छठवें को आप ऐड कर सकते हो? द आंसर इज नो, ठीक है। तो जो सेक्शन 242 सब सेक्शन 1 की जो कंडीशन है उसमें ये फरवरी का ऑफेंस फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस ऑफेंस को हम साथ में ऐड करके सिंगल ट्रायल कंडक्ट नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल और देता हूं आपको। हाँ, अब सपोज एक्यूज ने जनवरी में ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, फरवरी में अगेन उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, मार्च में उसने थेफ्ट किया, सितंबर में उसने सपोज डकैती की, ठीक है, डकैती की, एंड अगेन जनवरी में उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। अब मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से इनमें से वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको हम साथ में कंबाइन करके सिंगल ट्रायल कर सकते हैं? क्या थेफ्ट और ग्रीवियस हर्ट को साथ में हम ला सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या थेफ्ट और डकैती को हम लोग साथ में ला सकते हैं? द आंसर इज नो। बट क्या जनवरी का जो ग्रीवियस हर्ट है, फरवरी का जो ग्रीवियस हर्ट है, और अगेन नेक्स्ट ईयर जनवरी का जो ग्रीवियस हर्ट है, क्या इनका हम लोग ट्रायल साथ में कंडक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्योंकि एक तो ये पहले 12 महीने के टाइम स्पान में फॉल करते हैं, और दूसरा क्या है कि जो इनका नंबर है इट इज नॉट एक्सीडिंग 5। समझ में आ गया आपको 242 सब सेक्शन 1? एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन द स्पेस ऑफ 12 months फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ सच ऑफेंसेस वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन और नॉट, ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 5, ठीक है। तो 242 सब सेक्शन 1 बेसिकली क्या कहता है कि अगर एक्यूज जो है उसके अगेंस्ट में ये एक्यूजेशन लगाया कि उसने एक से अधिक ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन जो एक से अधिक ऑफेंस उसने कमिट किया है दे आर ऑल ऑफ सेम नेचर एंड सेम काइंड, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि किसी जो विक्टिम है इन सारे ऑफेंसेस में वो सेम हो, ये मैटर नहीं करता है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि एक तो 12 महीने के गैप में होने चाहिए वो सारे के सारे ऑफेंसेस, एंड साथ ही साथ जो उनका नंबर है ऑफेंसेस का वो 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सबसेक्शन 2 पे आते हैं। Offenses are of the same kind when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 or of any special or local law। अब इसको बड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। जो 242 सबसेक्शन 2 है ये कहता है कि हम किन ऑफेंसेस को मानेंगे कि दे आर ऑफ द सेम काइंड। हम उन ऑफेंसेस को सेम काइंड का मानेंगे जब when they are punishable with the same amount of punishment, जब उस पर्टिकुलर ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो सेम हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो उसकी पनिशमेंट है वो किसी एक ही सेक्शन में दिया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ऑफेंसेस आर ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि जो पनिशमेंट का अमाउंट है दैट शुड बी सेम फॉर द मल्टीपल ऑफेंसेस, एंड सेकेंड क्या है कि उनका जो पनिशेबल सेक्शन है वो सेम होना चाहिए। अच्छा, इसको लिखने का पर्पस क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब सपोज एक्यूज ने यहां पर थेफ्ट किया, यहां पर एक्सटॉर्शन किया, यहां पे भी थेफ्ट किया, यहां पर भी एक्सटॉर्शन किया, एंड अगेन उसने थेफ्ट किया। अब ये बात बताइए अभी इसने जनवरी में किया, एंड जो 5वां ऑफेंस था वो भी इसने जनवरी में किया। यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिएगा, फैब, मार्च, सितंबर, ठीक है। अब मुझे एक पहले बात बताइए, जो ये ऑफेंसेस हैं, ठीक है, ये क्या 12 महीने के गैप में कमिट किए गए हैं? यस। क्या ये 5 से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन है सबसेक्शन 1 की वो तो सेटिस्फाई हो गई। अब प्रोवाइजो क्या कहता है इसका
कि जो ऑफेंसेस हैं, हम किन ऑफेंसेस को सेम काइंड का कहेंगे, हम उन ऑफेंसेस को सेम काइंड का कहेंगे जिनकी जो पनिशमेंट है वो एक ही सेक्शन में दी गई है और जो उनकी पनिशमेंट है वो भी सेम है। मैं इसको समझाता हूं मैंने ये लिखा क्यों। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक ऑफेंस होता है रॉबरी, ठीक है। थेफ्ट कैन बी कन्वर्टेड टू रॉबरी, एक्सटॉर्शन कैन बी कन्वर्टेड टू रॉबरी, ठीक है। अब देखिए थेफ्ट और एक्सटॉर्शन डिफरेंट ऑफेंसेस हैं एक तरीके से, लेकिन अगर थेफ्ट रॉबरी बन जाए या फिर एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाए, ठीक है, ये दोनों ही सेम ही ऑफेंस में कवर होते हैं। तो यहां पर जो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का जो क्राइम है इसको हम सेम काइंड का ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है, सारे के सारे ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट है वो सेम है। मैं समझाता हूं बेसिकली यहां पे क्या कह रहा है। जो पहला कंडीशन सबसेक्शन 1 ने डाला है 242 का, वो क्या डाला है कि 12 महीने के टाइम स्पान में आपने वो सारे ऑफेंसेस कमिट किए होने चाहिए। दूसरा क्या डाला है कंडीशन कि जो उनका नंबर है वो 5 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या है कि वो जो ऑफेंसेस हैं वो सेम काइंड के होने चाहिए। तो प्रोवाइजो जो है ना वो बताता है कि सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस हम किसे कहेंगे। तो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस हम उन्हें भी कहते हैं जिनकी जो पनिशमेंट है वो सेम हो और वो एक ही सेक्शन में फॉल कर रही हो। तो थेफ्ट बाय रॉबरी, एक्सटॉर्शन बाय रॉबरी, ये आपको एक ही सेक्शन में मिलेगा, ठीक है, ये आपको एक सेम सेक्शन में मिलेगा, विच इज आई गेस सेक्शन 309 सबसेक्शन 1। यहां पे आपको मिल जाएगा थेफ्ट बाय रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन बाय रॉबरी, ठीक है। और सेक्शन 309 सबसेक्शन 4 में आपको इसकी पनिशमेंट मिल जाएगी, चाहिए दोनों में से कोई भी ऑफेंस हो। इनकी जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है इट इज 10 ईयर्स। क्लियर हो गया आपको प्रोवाइजो क्या कहना चाहता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है 242 में। हाँ सॉरी, वो सबसेक्शन 2 था, प्रोवाइजो नहीं था। सबसेक्शन प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 303 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड एज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 305 ऑफ द सेट संहिता, and that an offence punishable under any section of the said Sahita or of any special or local law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such an attempt is an offence। अब सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो है इसके दो पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट ये कहता है कि थेफ्ट दैट इज सेक्शन 303 ऑफ BNSS एंड सेक्शन 305 विच इज थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, ठीक है। सेक्शन 303 विच इज थेफ्ट एंड सेक्शन 305 विच इज थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, दे बोथ आर ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। मैं इस पार्ट को हटा देता हूं ताकि मैं यहां पे चीजें मेंशन कर सकूं। ठीक है, तो जो इसका प्रोवाइजो है इट एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन। ये क्या बोलता है कि सेक्शन 303 के अंदर जो थेफ्ट का ऑफेंस है और जो सेक्शन 305 के अंदर थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस का ऑफेंस है, ये दोनों ही ऑफेंसेस सेम नेचर और सेम काइंड के माने जाएंगे। आगे क्या बोलता है, आगे का प्रोवाइजो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है विच इज पनिशेबल, उसका जो अटेम्प्ट है इट इज ऑल्सो पनिशेबल, तो हम यहां पर ऑफेंस को और उसके अटेम्प्ट को दोनों को ही सेम काइंड मानेंगे, दैट दीज ऑफेंसेस आर ऑफ द सेम काइंड। मैं एग्जांपल आपको देता हूं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जनवरी में मर्डर कॉज किया, फिर उसने मार्च में अटेम्प्ट टू मर्डर किया, फिर उसने अगेन जुलाई में मर्डर किया, दिसंबर में उसने अगेन मर्डर किया एंड जनवरी में अगेन उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया। तो यहाँ पे देखिए मर्डर है और अटेम्प्ट टू मर्डर है, ठीक है। तो इन दोनों ही ऑफेंसेस को हम सेम काइंड का मानेंगे और जो ये आपके पांचों ऑफेंसेस हैं इनका हम एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द एक्यूज्ड हैज मेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्ट ऐसे ही इन सारे चार्जेस को साथ में कंबाइन करके कंसोलिडेट करके इनका एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट कर देगा। जब तक कि एक्यूज्ड एक एप्लीकेशन नहीं डालेगा और जब तक कि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगा कि सारे चार्जेस को कंसोलिडेट करने से एक्यूज किसी भी प्रकार से प्रेजुडिस नहीं हो रहा है, तब तक आप एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट नहीं करोगे,
ठीक है, तो बेसिकली जनरल रूल आपको समझ में आ गया ना कि जो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैं उसमें वो पर्टिकुलर ऑफेंस भी फॉल करेगा, एंड साथ ही साथ उस पर्टिकुलर ऑफेंस का जो अटेम्प्ट है वो भी सेम काइंड का ही माना जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स लगभग सेम होते हैं, बस वो ऑफेंस प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं 243 पे। अब 243 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको लेकिन मैं इसको आसान कर दूंगा। ठीक है, 243 subsection 1. If in one series of acts so connected together as to form the same transaction, more offenses than one are committed by the same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offense. बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे इसको। 243 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि मान लो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में किसी इंसान ने मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए हैं। ठीक है, अब जो ये मल्टीपल ऑफेंसेस हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, बट स्टिल कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो इन ऑफेंसेस का एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है उसको बी के घर में चोरी करनी थी। ठीक है, अब उसने बी के घर में किया, एंटर किया, तो ये क्या हो गया? क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, उसने बी के घर में चोरी भी की, अलॉन्ग विद दैट उसने बी की जो वाइफ थी सी, उसके अगेंस्ट में रेप का भी ऑफेंस कमिट कर दिया। अब जब बी सी को बचाने आया तो ए ने बी का मर्डर भी कॉज कर दिया। आई नो काफ़ी हीनियस हो गया, बट समझिए यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब इस सिंगल ट्रांजैक्शन में, अब देखिए सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और ये सारे के सारे ऑफेंसेस एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कमिट किए गए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑफेंस कमिट हुए हैं? क्रिमिनल ट्रेसपास, थेफ्ट, रेप एंड मर्डर। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या ये सारे के सारे ऑफेंसेस सेम काइंड के हैं? बताइए। द आंसर इज नो, दे आर नॉट ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड, दे आर ऑफेंसेस ऑफ सम डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, तो क्या इनका जो ट्रायल है सेक्शन 242 जो हमने पढ़ा था, क्या सेक्शन 242 की लैंग्वेज इनका जो ट्रायल है इन सारे ऑफेंसेस का वो एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट करने के लिए अलाउ करता है? द आंसर इज नो। लेकिन जो सेक्शन 243 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर ये जो ऑफेंसेस हैं अगर वो सिंगल ट्रांजैक्शन में कमिट किए गए हैं, भले ही वो सेम काइंड के ना हो, तो वहां पर कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो इन सारे ऑफेंसेस को साथ में ट्राई कर सकता है। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, अब इसके इलस्ट्रेशंस को हम करते हैं। इलस्ट्रेशन टू सबसेक्शन 1, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताया था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। जो इलस्ट्रेशंस आपको चार्ज के चैप्टर में मिल रहे हैं वो सारे के सारे इलस्ट्रेशन प्लीज़ आप लोग रट लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इलस्ट्रेशन ही कई बार पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल होगा। A rescues B, a person in lawful custody, and in so doing causes grievous hurt to C, a constable in whose custody B was. A may be charged with and convicted of offences under subsection 2 of section 121 and section 263 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. अब यहाँ पर क्या कहता है कि A B को बचाने गया, मतलब बेसिकली वो बी को किसी ऐसी जगह से निकालना चाहता था जहाँ पर बी को जहाँ पे बी को रखा गया था लॉफुली, मतलब लॉफुल कस्टडी में रखा गया था। अब बी को बचाते हुए ए ने सी को एक ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर दिया, उसके अगेंस्ट में ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस कमिट कर दिया। अब देखिए, किसी इंसान को लॉफुल कस्टडी से बचाना, ठीक है, इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 121 सबसेक्शन 2, और किसी इंसान को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 263। क्या ये जो दोनों ऑफेंसेस हैं आर दे ऑफ द सेम काइंड? द आंसर इज नो। बट क्या ये जो ऑफेंसेस हैं इनको एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कमिट किया गया है? द आंसर इज यस। ठीक है, तो यहां पे आगे कहता है ए मे बी चार्ज्ड विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 121 एंड सेक्शन 263 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। अब यहां पे क्या कहता है? ए मे बी चार्ज्ड विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 121 एंड सेक्शन 263 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब कि क्योंकि ये जो ऑफेंसेस हैं इनको एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कमिट किया गया था, दैट्स वाई इनका जो ट्रायल है वो एक सिंगल ट्रायल में भी किया जा सकता है। ठीक है, बी पे आते हैं। ए कमिट्स
house breaking by day with intent to commit rape and commits in the house so entered rape with B's wife. A may be separately charged with and convicted of offences under section 64 and subsection 3 or section 331 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. अब जो इसका इलस्ट्रेशन बी है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा क्योंकि काफ़ी लोगों को ना बड़ी कन्फ्यूज़न होती है. अब जैसे देखिए, अगर आप इस ऑफेंस को ध्यान से देखेंगे, जो आपको क्लॉज बी के अंदर, सॉरी इलस्ट्रेशन बी के अंदर मिलेगा. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ने पहले हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट किया, ठीक है. उसका इंटेंट क्या था, रेप कमिट करने का, ठीक है. अब उसने रेप भी कमिट किया, मतलब यहां पर बेसिकली उसने दो ऑफेंस कमिट किए, हाउस ब्रेकिंग एंड रेप. अब एक बात बताइए, ये जो दोनों ऑफेंसेस हैं, क्या ये सिंगल ट्रांजैक्शन में कमिट हुए हैं? द आंसर इज यस. बट यहां पे आया क्या कहता है, ए मे बी सेपरेटली चार्ज विथ, आई एम सो सॉरी, हाँ, ए मे बी सेपरेटली चार्ज विथ एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 64 एंड सबसेक्शन 3 और सेक्शन 331 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. अब यहां पे हमने कोर्ट को डायरेक्शन क्या दिया है कि इन दोनों ही ऑफेंसेस का जो ट्रायल होगा वो आप सेपरेट करिए. अब ये क्या बात हुआ, अभी सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर सिंगल ट्रांजैक्शन में ऑफेंसेस को कमिट किया गया है तो आप उनका एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट कर सकते हो. यहां पे आप डायरेक्शन देते हो कि सेपरेट करिए. क्यों? ये तो गलत बात हुई. देखिए द आंसर इज, यहां पे क्या बोला गया, ए मे बी सेपरेटली चार्ज्ड विद. मे बी, मैंने आपको ये चीज जब सेक्शन 241 पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये समझाया था आपको कि जो जनरल रूल है वो क्या है कि सारे डिस्टिंक्ट चार्जेस के सेपरेट ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे अनटिल एंड अनलेस अगर एक्यूज कोई एप्लीकेशन डालता है इस बिहाफ में कि मैं चाहता हूं कि जितने मेरे अगेंस्ट में एक्यूजेशन लगे हैं कि मैंने ऑफेंसेस कमिट किए हैं उनका सिंगल ट्रायल कंडक्ट किया जाए, तब तक कोर्ट जो है वो एक सिंगल ट्रायल तो कंडक्ट नहीं करेगा. इसीलिए यहां पर जो हमने कोर्ट को ना डिस्क्रिशन दी है, याद रखिए यहां पे मे यूज हुआ है, शैल नहीं यूज हुआ है. जैसे जब हम लोगों ने सेक्शन 241 का इलस्ट्रेशन पढ़ा था तो वहां पर द टर्म मस्ट हैज बीन यूज्ड, ठीक है, वहां पे मस्ट यूज हुआ था कि आपको इन ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो सेपरेटली कंडक्ट करना है. क्यों? क्योंकि वो किसी भी कैटेगरी में फॉलो ही नहीं कर रहा था, ना वो सेम काइंड के ऑफेंसेस थे, ना वो सिंगल ट्रांजैक्शन में कमिट किए गए थे, ठीक है. लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर हमने कोर्ट को एक डायरेक्शन दिया है कि देखिए ये जो ऑफेंसेस है ना, ये एक तो थोड़े डिफरेंट काइंड के हैं, भले ही सिंगल ट्रांजैक्शन में कमिट किए गए हैं तो ये डिफरेंट काइंड के हैं. तो मतलब आप कोशिश ये करिए कि इनका सेपरेट ट्रायल कंडक्ट करिए. लेकिन यहाँ पे हमने आपको डिस्क्रिशन दिया है, मतलब कि या तो इन ऑफेंसेस को आप सेपरेट भी ट्राई कर सकते हो या फिर एक सिंगल ट्रायल भी इन ऑफेंसेस का किया जा सकता है. क्लियर है आपको ये चीज? तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे मे यूज हुआ है, ए मे बी सेपरेटली चार्ज्ड विद, ठीक है. सी, ए हैज इन हिज पोजेशन सेवरल सील्स, अरे वो सील होता है ना, वो मोहर जो मारते हैं, ठीक है, knowing them to be counterfeit and intending to use them for the purpose of committing several forgeries punishable under section 337 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, A may be charged with and convicted of the possession of each seal under subsection 2 of section 341 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. ठीक है. अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कहता है कि ए जो है उसके पास सील्स थे कई सारे, और जो थे सील इकट्ठा करके रखे थे वो इसलिए किए ताकि वो फोर्जरी का ऑफेंस कमिट कर सके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कहता है, ए मे बी सेपरेटली चार्ज विथ एंड कन्विक्टेड ऑफ द पोजेशन ऑफ ईच सील अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 341 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. अब देखिए हर प्रकार के सील को रखने का अलग पनिशमेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे या तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो सारे जो सील्स उसने इकट्ठा करके रखे थे उनका एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट करे, मतलब उन ऑफेंसेस के लिए, या फिर उन सारे सील्स को इकट्ठा करके रखने के लिए हर सील को इकट्ठा करने का एक सेपरेट ट्रायल कंडक्ट करे, ठीक है. ये बहुत आसान है, इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है. डी पे आते हैं. विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू बी, ए इंस्टीट्यूट्स अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding, and also falsely accuses B of having committed an offence knowing that there is no just or lawful ground for such charge. A may be separately charged with and convicted of 2 offences under section 248 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा था. यहाँ पे आपको जो टर्म मे मिल रहा है, MAY, ठीक है, वो यही कहता है, यही सिग्निफाई करता है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि जब एक्यूज्ड पहले एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के पास, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाई होके जो डिस्टिंक्ट चार्जेस हैं उनका सिंगल ट्रायल कंडक्ट करेगी. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सारे चार्जेस का एक सेपरेट ट्रायल कंडक्ट करेगी. तो ये जो सारे के सारे इलस्ट्रेशन है ना, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें और कोई बात कहा नहीं है, ठीक है. देखिए अब इसमें लास्ट में क्या कहा है, द सेपरेट चार्जेस रेफर्ड टू इन इलस्ट्रेशन A to G रेस्पेक्टिवली मे बी ट्राइड एट द
सेम टाइम, ठीक है, मतलब हमने कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया है। अब इसमें और कुछ समझने की बात नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसेक्शन 2, when a person charged with one or more offenses of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property as provided in subsection 2 of section 235 or in subsection 1 of section 242 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense or those offenses, one or more offenses of falsification of accounts, he may be charged with and tried at one trial for every such offense. अब यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए, जो आपका सेक्शन 243 सबसेक्शन 2 है, इट रिलेट्स टू द ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन ए पर्सन चार्ज्ड विद one or more offenses of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property as provided under these sections of BNS is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense or those offenses, one or more offenses of falsification of accounts, he may be charged with and tried at one trial for every such offense. Basically accused ने criminal breach of trust किया, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब ये कितने ऑफेंसेस हो गए, 5, तो ये जो सेक्शन 242 की जो रिक्वायरमेंट थी उसको सेटिस्फाई कर दिया। और दूसरा ये सपोज करिए कि 1 साल के टाइम स्पान में कमिट किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या कहता है, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन ए पर्सन चार्ज विथ one or more offenses of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property as provided in subsection 2 of section 235 or in subsection 1 of section 242 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense or those offenses, one or more offenses of falsification of accounts, he may be charged with and tried at one trial for every such offense, ठीक है। अब उसने ये ऑफेंस कमिट करने के लिए, दैट इज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये उसने कमिट करने के लिए फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किए थे, ठीक है। एफ, मैं बस एफ लिख दे रहा आपके समझने के लिए, ठीक है। उसने फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किए थे ताकि जो उसका ऑफेंस था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, वो छुप सके, उसको कंसील करने के लिए। तो यहां पर जो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट था और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इन तीनों ऑफेंसेस को हम साथ में ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब यहां पे क्या क्या हो जाएगा, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। मतलब बेसिकली सेक्शन 243 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अगर फॉल्सिफिकेशन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलिंग द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहां पर जो ये तीनों के तीनों ऑफेंसेस है, इनको हम एक सिंगल ट्रायल में, मतलब इन तीनों के तीनों ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो एक सिंगल ट्रायल में कर सकते हैं। ये आपको क्लियर है? सबसेक्शन 3 पे आते हैं, इसका कोई इलस्ट्रेशन नहीं है। इफ द एक्ट्स अलीज्ड constitute an offense falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offenses. अब इसको ये क्या है मैं बताता हूं आपको एक बार। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सपोज किसी इंसान ने किसी इंसान को थप्पड़ मारा, ठीक है। अब थप्पड़ मारने की वजह से सेक्शन 131 ऑफ बीएनएस के अंदर उसने असॉल्ट का भी ऑफेंस कमिट किया और सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 के अंदर उसने हर्ट का भी ऑफेंस कमिट किया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है सबसेक्शन 3, इफ द एक्ट्स अलीज्ड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन द 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस। अब देखिए एक एक्ट की वजह से, अब देखिए एक एक्ट की वजह से 2 ऑफेंस कमिट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑफेंस फॉलिंग विद इन द 2 और मोर separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offenses. मतलब अगर एक सिंगल एक्ट से आपने 2 ऑफेंस कमिट किए हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों ऑफेंसेस हैं, इवन दो ये सेम नेचर के नहीं है, मगर इनको हम लोग इनके अगेंस्ट में एक सिंगल ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं सबसेक्शन 3 के। A wrongfully strikes B with a cane. A may be separately charged with and convicted of offences under subsection 2 of section 115 and section 131 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2000
23, मतलब एक एक्ट की वजह से दो ऑफेंस कमिट हो गए। तो जो दोनों ऑफेंसेस हैं उनको हम सेपरेटली ट्राई नहीं करेंगे। अगर एक एप्लीकेशन कोर्ट रिसीव करता है तो उन दोनों ऑफेंसेस को एक सिंगल ट्रायल में भी ट्राई किया जा सकता है। क्लियर है आपको? ये जे पढ़ते हैं, जे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए एक्सपोजेस हर चाइल्ड विद द नॉलेज दैट शी इज देयर बाय लाइकली टू कॉज इट्स डेथ। The child dies in consequence of such exposure. A may be separately charged with and convicted of offences under section 93 and 105 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। बेसिकली मैं बताता हूँ इसमें क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए B है, ठीक है, B B इज द चाइल्ड ऑफ A। अब A ने क्या किया, B को एक फॉरेस्ट में छोड़ दिया। तो फॉरेस्ट में छोड़ना इज एन ऑफेंस ऑफ अबेंडनमेंट। मतलब कि अगर आप अपने माइनर चाइल्ड को ऐसे कहीं पे भी छोड़ देते हैं तो इट इज एन ऑफेंस ऑफ अबेंडनमेंट। मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल आपको, हाँ ठीक है, ये एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। एंड अबेंडनमेंट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 93 ऑफ BNS। अब क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली फॉरेस्ट में छोड़ने की वजह से जो चाइल्ड था वो मर गया, ही डाइड, मतलब वहाँ पे से कोई जंगली जानवर खा गया। तो इट वुड बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब बेसिकली ए ने बी को एक जंगल में छोड़ दिया और बी जो था वो ए का बच्चा था। अब बी को जंगल में छोड़ने की वजह से पहले तो ए ने अबेंडनमेंट का ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। अब सब्सिक्वेंटली बी को जंगल में किसी जानवर ने खा लिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंगल एक्ट लेकिन मल्टीपल ऑफेंस। तो जो आपका ये अबेंडनमेंट और ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का जो ऑफेंस है, इनको एक सिंगल ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। क्लियर है आपको? अब फोर्थ पे आते हैं। इफ सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस when combined a different offense, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined, and for any offense constituted by any one or more of such acts। बेसिकली सबसेक्शन 4 क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है ना कि कुछ मल्टीपल ऑफेंसेस अगर साथ में कंबाइन कर दो तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस बन के बाहर निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यही भी बताया तो, वेट, ठीक है। जैसे होता क्या है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने रॉबरी कमिट किया और रॉबरी कमिट करते हुए आपने मर्डर भी कॉज कर दिया, ठीक है। मतलब आपने रॉबरी और मर्डर दोनों का ऑफेंस साथ में कमिट किया। गिव मी अ सेकंड। हाँ, आपने रॉबरी कॉज किया और आपने साथ में मर्डर भी कॉज कर दिया। अब रॉबरी इज इन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, 392 IPC का था, आई गेस BNS का 309 है, ठीक है। BNS का एक मिनट मैं देख लेता हूँ, इट इज़ 309, यस इट इज़ 309, ठीक है। तो BNS में जो रॉबरी का ऑफेंस है इट इज़ 309 और जो मर्डर का ऑफेंस है इट हैज़ बीन मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 103 BNS के अंदर बता रहा, ठीक है। अब जब आप इन दोनों ऑफेंसेस को साथ में कंबाइन कर देते हो तो ये बन जाता है सेक्शन 310 विच इज डकैती विथ मर्डर, ठीक है। तो यहां पर ये जो तीनों ऑफेंसेस हैं इनका आप एक जॉइंट ट्रायल कर सकते हो, ठीक है, विच हैज बीन मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 392, 302 एंड 396। क्लियर आपको ये चीज? फिर से एक बार पढ़ के आपको बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, इफ सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined, and for any offense constituted by any one or more of such acts। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो तीनों सेपरेट ऑफेंसेस हैं, रॉबरी हो गया, मर्डर हो गया और डकैती हो गया, है तो ये सेपरेट ऑफेंसेस, लेकिन रॉबरी और मर्डर को अगर आप मिला दो तो तीसरा ऑफेंस निकल के बाहर आ जाता है। तो इन तीनों ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो आप साथ में कर सकते हो। क्लियर आपको? इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक दो। हाँ, illustration कहता है A commits robbery on B and in doing so voluntarily causes hurt to him. A may be separately charged with and convicted of offences under subsection 2 of section 115 and subsection 2 and 4 of section 309 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब जो तीनों ऑफेंसेस यहाँ पे कमिट हुए हैं, क्योंकि दो ऑफेंसेस को जब हमने कंबाइन कर दिया तो एक तीसरा ऑफेंस भी बाहर निकल के आ गया,
ठीक है। तो इन तीनों ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो साथ में जॉइंटली किया जा सकता है अगर एक एप्लीकेशन एक्यूज डालता है अंडर सेक्शन 241। क्लियर है आपको? ठीक है। अब हाँ, इसमें लास्ट एक ये रह गया, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 9 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब सेक्शन 9 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर कोई भी बात कही गई है तो उस पर इस पर्टिकुलर सेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं सेक्शन 9 को क्या कह रहा है। दिस इज वॉट सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज। इट सेज वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offense unless it be so expressly provided। बेसिकली जो सेक्शन 9 है भारतीय न्याय संहिता का वो ये कहता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए जो है वो बी का मर्डर कॉज कर देता है। अब बी का मर्डर कॉज करने के लिए उसने उसको 50 बार चाकू मारा, मतलब नाइफ से उसके ऊपर अटैक किया 50 बार। अब देखिए हर बार जब वो उसको नाइफ से मार रहा है तो वो हर एक सिंगल जो एक्ट वो कमिट कर रहा है बी के अगेंस्ट में, इज इन इट सेल्फ एन ऑफेंस, है कि नहीं? खुद में एक ऑफेंस तो ये है ही। आप किसी को अगर एक बार भी चाकू मारो या 50 बार चाकू मारो, वो हर बार चाकू मारना तो ऑफेंस होता ही है। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन 9 से सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि 50 बार चाकू मारने के लिए आप उसको 50 बार पनिशमेंट नहीं दोगे, ठीक है। जो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकल के आया है वो क्या है? मर्डर, ठीक है। तो आप उसको बस मर्डर की ही पनिशमेंट दोगे, बाकी जो उसने 50 बार उसके ऊपर स्ट्राइक किया था उस मतलब वो 50 टाइम स्ट्राइक करने के लिए उसको उसके अगेंस्ट में आप मतलब 50 बार उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक करने के लिए हर स्ट्राइक के लिए आप अलग से कोई ट्रायल कंडक्ट नहीं करोगे और हर ट्रायल में उसको पनिश नहीं करोगे। यही कहता है सबसेक्शन 1, वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, ठीक है, मतलब कई सारे पार्ट्स से वो मिलके बनाए, एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच इज ऑफेंसेस अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 2 पे आते हैं। एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड, और several acts of which one or more than would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offenses। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अभी जो हमने सेक्शन 243 सब सेक्शन 4 पढ़ा था, मैं इसको इसके एग्जाम्पल में देता हूँ आपको क्या कहना चाहता है ये। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑफेंस 1 है, ठीक है, उसकी पनिशमेंट जो है वो 3 साल है। ऑफेंस 2, इसकी पनिशमेंट जो है वो 5 साल है। अब जब इन दोनों ऑफेंसेस को आप कंबाइन कर देते हो तो एक तीसरा ऑफेंस निकल के आता है जिसकी पनिशमेंट जो है वो 10 साल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या कहते हैं सबसेक्शन 2, एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड, और सेवरल एक्ट्स ऑफ विच one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense। यही जो बात मैंने आपको बताई, the offender shall not be punished with more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses। मतलब कि इवन दो ये जो तीनों ऑफेंसेस हैं, ठीक है, अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे, इन तीनों का अगर मान लो आप जॉइंट ट्रायल कर भी रहे हो तो तीनों के अगर सारे जो ऑफेंसेस का जो पनिशमेंट है इनको कंबाइन करोगे कितना साल हो जाएगा? इट वुड बी 10, 5, 15, 3, 18, 18 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर आप जॉइंटली ट्रायल कर रहे हो, ठीक है, तो इन जो तीनों ऑफेंसेस में जिस ऑफेंस की पनिशमेंट सबसे ज्यादा होगी आप खाली वही पनिशमेंट दे सकते हो फॉर ऑल द ऑफेंसेस। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, आई होप मैं आपको ये चीज क्लियर करने में मतलब आप सारे आपके इसमें जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे होंगे मन के अंदर वो क्लियर कर दिए होंगे मैंने, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक। Here, A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years, one for each blow. But he is liable only to one punishment for the whole beating. ठीक है, मतलब उसने उसको 50 बार मारा, ठीक है, तो अगर मान लो हर बार मारने के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाए तो जो पनिशमेंट है वो 50 साल तक जा सकती है। तो हम ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकल के आए खाली हम उसी को पनिश करेंगे, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन हो गया, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि इलस्ट्रेशंस को पढ़ते रहिएगा। अगेन मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी ही मैं वहाँ पे नोट्स वगैरह अपलोड करना शुरू करूँगा तो आपको ही इसमें इससे बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।
एंड थैंक यू सो मच. I'll meet you in the next lecture.